अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। fundamental. जी अब्दुल्ला। अब्दुल्ला सर म्यूट किया हुआ आपने। जी मैंने हटा दिया। यस सर। जी सर इसमें एक तो फरवरी का जो सस्पेंडेड हुआ है ना वो उसमें मसला आ रहा है, और दूसरा सर ये सेमी एनुअली वाला मसला आ रहा था। अच्छा, इसमें क्या मसला आ रहा है? देखें, जो तो सस्पेंड तो जो इंटरेस्ट होगा वो एसेट की कॉस्ट में शामिल नहीं होगा, उसको हम एक्सपेंस के तौर पे रिकग्नाइज करेंगे। आप बात कर रहे हैं द कंस्ट्रक्शन वर्क वाज सस्पेंडेड फ्रॉम 1 जनवरी टू 28 फरवरी। तो 2 महीने का जो इंटरेस्ट है, ये 2 महीने का इंटरेस्ट आपका एज एन एक्सपेंस चार्ज होगा, कैलकुलेट जरूर होगा, लेकिन एक्सपेंस के तौर पे रिकग्नाइज नहीं होगा, बल्कि ये है वो सॉरी एसेट के तौर पे रिकग्नाइज नहीं होगा, एक्सपेंस के तौर पे इनकम स्टेटमेंट को चार्ज किया जाएगा। और सेमी एनुअली जो है वो अगर 13% पर एनम सेमी पेएबल सेमी एनुअली है, तो यहाँ पे अब आप करेंगे ये कि 13% अगर पूरे साल का है तो उसको, और जो आपकी वो हैं इंस्टॉलमेंट्स हैं, वो वैसे भी 6-6 महीने के बाद ही पे हो रही हैं। ऐसी बात है। जी सर। तो 13% को हाफ ईयरली में आप वो कर लें, डिवाइड कर लें, तो 13% मीन 6.5%। सही है सर। और कुछ? सर एक इधर रीपेमेंट की भी बात की थी। जी जी, हसन आपका सवाल लेते हैं 1 मिनट। जी जी, हाँ जी। दोबारा तो नहीं म्यूट हो गए? जी हसन। मीटिंग हैंग तो नहीं हो गई? सर इधर रीपेमेंट की बात की थी, तो
हाँ जी, ये कुछ मेरी तरफ से प्रॉब्लम आ गया था कि मेरी स्क्रीन शो हो रही है। अभी भी नहीं शो हो रही और जी आवाज आ रही है मेरी? यस सर, आ रही है। अच्छा बताएं मुझे, बिल्कुल क्वेश्चन की आपकी नहीं समझ में आई, ना पता लगा है कि क्या था, क्योंकि कॉल मेरी अपनी। सर वो एक रीपेमेंट का जो था सर, 5 मिलियन जो दे रहे हैं इंटरेस्ट के साथ, तो सर वो हर उसने कहा है कि हर इंस्टॉलमेंट में देगा। तो सर दूसरी इंस्टॉलमेंट में देगा तो जब पहले जो 5 मिलियन होंगे वो पिछले वाले जो लोन है 70 मिलियन से वो कटेंगे नहीं उसमें सर? तो सर बिल्कुल ऐसा ही होगा कि 70 मिलियन में से 5 मिलियन की जो पहली इंस्टॉलमेंट निकल गई, तो पहला इंटरेस्ट जो चार्ज होगा वो तो 70 मिलियन पे होगा, लेकिन सेकंड जी इंटरेस्ट जो चार्ज होना है वो चार्ज होना है 65 मिलियन पे। थर्ड जो इंटरेस्ट चार्ज होगा वो 60 मिलियन पे होगा, और बात ऐसी जो है वो चलती रहेगी आगे। ठीक है सर, बस यही कंफ्यूज कर रहा था। जी मायदा, बल्कि हसन पहले सवाल कर लें, क्योंकि हसन का सवाल जो है वो पहले आया हुआ था। तो हसन, सर ये इसको पूछना था, ये जो ऊपर सर ये रनिंग फाइनेंस फैसिलिटी है, आपकी आवाज जरा बहुत हल्की आहिस्ता आ रही है। सर ये जो रनिंग फाइनेंस फैसिलिटी है हाँ और सर ये सरप्लस फंड, सर इनके ट्रीटमेंट का मुझे समझ नहीं आ रहा कि इनको सरप्लस का तो सर मुझे पता है कि उसको हम डिडक्ट कर देते हैं इंटरेस्ट से जो चार्ज हुई होती है जिस ईयर की, लेकिन सर ये रनिंग फाइनेंस फैसिलिटी को इसके साथ कैसे वो करना है, इसकी समझ नहीं आ रही सर। अच्छा, अब इसमें देखें सर ये अगर आप समझा देंगे दूसरे पॉइंट से ही, 2 और 3 पॉइंट जो ये दोनों। ठीक है। GC also has a running finance facility of 100 million carrying markup at the rate of 14% per annum. Average utilization of this facility prior to the commencement of construction was 10 million. Any additional amount required for the project was provided through this facility. अब इसमें जो पॉइंट नंबर 2 से ऑनवर्ड ही कह रही है ना? जी सर। अच्छा, अब देखें 70 मिलियन का तो लोन उन्होंने स्पेसिफिकली लिया हुआ है आपके कंस्ट्रक्शन के लिए, जो 70 मिलियन का लोन है। तो अब पहली जो आपने इंस्टॉलमेंट आपने पे कर दी, जो कि 1 मार्च को आपने पे की है, वो 25 मिलियन की ऑब्वियसली उसी 75 मिलियन में से आपने 70 मिलियन में से आपने पे की होगी, ठीक है? जी सर। अच्छा, जी सर, और ये एग्जैक्ट 1 मार्च को तो नहीं इनकर हुई ना हमें 25 की जो है? नहीं, वो अगर डेट उसने बताई भी है कि पेमेंट डेट जो है वो जी सर। 25 मिलियन है, तो ऑब्वियसली 25 मिलियन जो है वो ओके हमने सर। उसी डेट को लगाए होंगे। ओके लोन सर। लिया और लोन लेके साथ ही आपने कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर दी। अगर ओके सर। कंस्ट्रक्शन नहीं भी स्टार्ट की, तो कंस्ट्रक्शन के साथ एसोसिएटेड जो वो हैं जो एक्टिविटीज हैं, कंस्ट्रक्शन के साथ एसोसिएटेड एक्टिविटीज, वो आपने डेफिनेटली जो है वो की होंगी, ठीक है? जी सर। तो अब ये जो रिमेनिंग आपके पास जो है वो 70 में से 25 चले गए, तो 45 मिलियन जो रह गए हैं, वो जी 45 सर। मिलियन आपने डेफिनेटली कहीं ना कहीं इन्वेस्ट कर दिए होंगे। और जी उसके पॉइंट नंबर 3 में उसके बारे में उसने डिस्कस किया हुआ भी है कि जो सरप्लस फंड्स होंगे, जो कि ये 45 मिलियन है हमारे पास सरप्लस पड़ा हुआ, were used to reduce the running finance utilization or invested in savings account at the rate of 8% per annum. अब आपने जो 45 मिलियन है उसमें से जो रनिंग फाइनेंस फैसिलिटी ली हुई है,
रनिंग फाइनेंस फैसिलिटी होती क्या है? सर जो फाइनेंस कर रही हो हमारे उसको जो कैश इनफ्लो जो आ रहा हो, अरेंजमेंट है ये, जिस अरेंजमेंट के मुताबिक आपने 100 मिलियन आपने लिया हुआ है, 100 मिलियन तक का आप लोन ले सकते हैं, लिया हुआ है नहीं, ले सकते हैं। और जब लोन लेंगे तब से सिर्फ इंटरेस्ट लगना शुरू होगा। जब लोन लेंगे सिर्फ तब से इंटरेस्ट लगना शुरू होगा, और जितनी अमाउंट लेंगे सिर्फ उतनी अमाउंट पे इंटरेस्ट लगेगा। जब से इंटरेस्ट लेंगे और जितनी अमाउंट का इंटरेस्ट लेंगे सिर्फ उतनी अमाउंट पे उतने टाइम का इंटरेस्ट लगेगा। ये रनिंग फाइनेंस है। ओके सर। अच्छा, हमने, मतलब जनरल लोन। हाँ बिल्कुल, आप इसको कह सकते हैं जनरल लोन। अच्छा, अब इसमें आपने, मारिया ये जरा माइक आपका मैं म्यूट कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा जी, तो आपने 10 मिलियन का लोन लिया हुआ है पहले से ही, और आपके पास 45 मिलियन फालतू हैं। तो कॉमन सेंस यही कहती है कि सबसे पहले अगर पैसे फालतू हैं तो जो लोन लिया हुआ है मैं वो लोन वापस कर दूं। तो सबसे पहला काम, 70 मिलियन में से 25 मिलियन आपने किए इशू। 70 मिलियन में से 25 मिलियन आपने किए इशू, तो आपके पास 45 मिलियन सरप्लस जो है वो पड़ा हुआ है। इस सरप्लस में से 10 मिलियन का जो लोन होगा सबसे पहले तो आप वो वापस करेंगे। 35 मिलियन आपके पास अभी भी सरप्लस है। सर ये 10 मिलियन जो है जी जी सर, ये तो हमारा सर ये कैरिंग ये जो रनिंग फाइनेंस फैसिलिटी है सर, ये उससे हमने लिया है ना सर 10 मिलियन हाँ का। जी हाँ जी। तो सर इसको हम जनरल लोन से क्यों वो करेंगे, डिडक्ट करेंगे? देखिए, अमाउंट अगर आपके पास जो है वो स्पेसिफिक लोन से सर। देखें, स्पेसिफिक लोन जो है, ठीक है कि वो हमने लिया कंस्ट्रक्शन के लिए ही है, लेकिन जब उसने, एक तो कॉमन सेंस भी यही कह रही है कि अगर कर्जा आपके ऊपर है तो सबसे पहले तो पैसे भी हैं और कर्जा भी है, तो अपना इंटरेस्ट बचाओ। ठीक है, और आपने तो कर्जा लिया हुआ है 13% पे, जबकि जिस कर्जे को कम करने के लिए आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो 14% पर एनम है। तो आप तो उल्टा 1% मजीद पैसे अपने सेव कर रहे हैं अगर आप इस सरप्लस फंड को अमाउंट वापस या रीपे करने के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं। तो दूसरी बात कि ये उसने खुद भी कहा हुआ है पॉइंट नंबर 3 में कि पैसे अगर आपके पास सरप्लस हैं तो आप उसको रनिंग फाइनेंस फैसिलिटी को कम करने के लिए इस्तेमाल कर लेंगे, या तो उसको कम करने के लिए इस्तेमाल कर लेंगे, या फिर अगर रनिंग फाइनेंस फैसिलिटी फिलहाल आपने नहीं ली हुई तो फिर आप उसको किसी बैंक अकाउंट में 8% पे इंटरेस्ट पे रखवा देंगे। ओके सर, समझ आ गई सर। ठीक है जी सर। जी। मायदा, सर इसी का मुझे ये रिव्यूज का समझ नहीं आया। थैंक यू सर। क्या चीज समझ में नहीं आई हसन? सर आ गई है, मैं कह रहा हूँ सर ये मुझे समझ नहीं आ रही थी इसी का, ये 10 मिलियन को कैसे ट्रीट करना सर, तो वो आ गई होंगी। ठीक है। मायदा, मायदा। सर मैं कही थी क्वेश्चन 12 का अगर थोड़ा सा बता दें, मेरे से ये नहीं हो रहा था। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 12 जो है वो क्या है? क्वेश्चन सर बस ओवरव्यू सा दे दें, मैं फिर बाकी खुद कर लूंगी। अच्छा, ये क्वेश्चन 13 का ना मैंने आपसे कहा भी था कि मैंने इसका लेक्चर बनाया हुआ भी है, बस वो मुझे याद नहीं रहता कि मैं आप लोगों के साथ वो शेयर भी कर लूं। तो अच्छा, ये जो है अब इसमें Carver Department Stores Incorporation constructs its own stores. In the past, no cost has been added to the asset value for interest on funds borrowed for construction. Management has decided to correct its policy and desires to include
interest as part of the cost of the new store just being completed. Based on the following information, how much interest could be added to the cost of the store in 2011 and 2012? अब ये जरा थोड़ा सा एक दूसरा हमारा स्टैंडर्ड है जिसमें IAS 8 का उससे जरा थोड़ा सा रिलेटेड है कि अगर आपने कोई अकाउंटिंग पॉलिसी जो है वो अपनी चेंज की हो तो उस केस में फिर ये है कि आप चीज़ों को अकोमोडेट कैसे करते हैं। तो इग्नोरिंग दिस फर्स्ट पैराग्राफ, तो फिर हम इसको सॉल्व जो है वो कर सकते हैं कि आपने टोटल कंस्ट्रक्शन एक्सपेंडिचर्स जो किए हुए हैं वो जनवरी 2 को किए हैं, मई 1, नवंबर 1 और फिर मार्च 1, सितंबर 1 एंड नवंबर 30 को किया हुआ है। अच्छा, अब इसमें वही है कि कुछ आपके डेट्स ऐसे हैं जो कि स्पेसिफिक हैं और कुछ जो हैं वो जर्नल आपके डेट्स हैं। तो हमें टोटल कंस्ट्रक्शन से हमें अंदाज़ा लगाना पड़ेगा कि कितनी अमाउंट जो है वो आप इनकर कर चुके हैं आउट ऑफ द स्पेसिफिक लोन और कितनी अमाउंट जो है वो आपने जर्नल बॉन्ड लायबिलिटी से जो है वो आपने इनकर की है। तो स्पेसिफिक लोन जो है आपका मॉर्गेज रिलेटेड डायरेक्टली टू न्यू स्टोर, इंटरेस्ट रेट 10%, टर्म जो है वो 5 years फ्रॉम बिगिनिंग ऑफ द कंस्ट्रक्शन है। तो अब ये जो अमाउंट है 15 लाख की अमाउंट जो है वो हम सबसे पहले तो देखेंगे कि कहाँ जाके और पूरी हो रही है। तो 5 लाख और 4,50,000 9,50,000 बन गए और 9,50,000 5 लाख प्लस 4,50,000 ये हमारे पास हो गए 9,50,000। 9,50,000 और टोटल जो हमारे पास जो लोन है वो लोन हमने स्पेसिफिक लोन की मैं बात कर रहा हूँ। तो स्पेसिफिक लोन जो है वो 15 लाख का आपके पास अवेलेबल था। इसका मतलब है कि 15 और अच्छा जी 9.5 तो ये तकरीबन हो गया 5.5 मिलियन आपने नहीं सॉरी जी मैं सुनता हूँ क्लास, तो माइक बंद कर। अच्छा, मेरी इंटरनेट कनेक्शन जरा थोड़ा अनस्टेबल आ रहा था। आवाज आ रही है मेरी क्लियर? यस सर आ रही। अच्छा, अब आउट ऑफ दिस 7 लाख ये जो यहाँ पे हमारे पास मौजूद है, आउट ऑफ दिस 7 लाख 5.5 लाख तो 5,50,000 तो हमारे पास आया है स्पेसिफिक बोरोविंग से और 1,50,000 जो होगा वो इसका मतलब है कि हमने जर्नल बॉन्ड से जो है वो इनकर किया होगा। 2011 की बात मैं कर रहा हूँ। तो जर्नल बॉन्ड के ऊपर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो दो हैं, एक 8% है ये जो नीचे दिया हुआ है और एक जो है वो 14% है जो कि सॉरी ये एक मिनट, अच्छा जी जर्नल बॉन्ड जो है वो इसमें जो हमारे पास जो ऑप्शंस हैं एक 8% की है और एक 12% की है। तो 8% और 12% को हम ये करेंगे कि इसकी हम कैलकुलेट कर लेंगे एक कैपिटलाइजेशन रेट और 1,50,000 जो कि हमने 2011 में ही इनकर किए हैं उस 1,50,000 के ऊपर जो है वो हम चार्ज कर देंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट जो मल्टीप्लाई होगा वो इसका एवरेज मल्टीप्लाई होगा और 5,50,000 पे जो रेट मल्टीप्लाई होगा वो स्पेसिफिक का मल्टीप्लाई होगा। ठीक है जी, समझ आ गई। अच्छा जी, क्लियर है जी? यस सर। अच्छा, अच्छा ये देख लीजिएगा ये अभी चलें खैर अच्छा और कोई क्वेश्चन?
या हम आगे चलें? अच्छा, फिर अनम्यूट करना पड़ेगा जी। आगे चलें? सर मैंने एक सवाल पूछना था। हाँ जी। सर फॉर एग्जांपल अगर हम लोग बोरिंग किसी और करेंसी में करते हैं, मतलब हाँ जी। किसी ऐसी कंपनी से करते जिनकी करेंसी डिफरेंस आए हाँ जी। पाकिस्तान से, तो फिर उस डिफरेंस का क्या करना चाहिए? अब ये जो करेंसी से रिलेटेड क्वेश्चंस जो है ना, ये डोमेन ही बिल्कुल डिफरेंट है, और ये आएगा आप जब FR2 पढ़ रहे होंगे तो उस वक्त फिर आप इसको ज़रा डिटेल में देखेंगे। मैं अभी इस तरह करता हूँ कि आपको जो इसकी जनरल गाइडलाइन है, डिटेल में तो आप उस वक्त देखेंगे FR2 में। होता यूँ है कि जब आप एक एसेट आप परचेज करते हैं तो लाजमी बात है कि जिस दिन आपने एसेट परचेज किया हुआ होगा, अगर तो वो एसेट कैश में ही आप पे कर देते हैं, तो जो डॉलर्स आपने पे किए और आपकी सपोज के जैसे हम पाकिस्तान में हैं, तो पाकिस्तान में हमारे पास जो है वो इसकी जो करेंसी रिपोर्टिंग करेंसी है, हमारी रिपोर्टिंग करेंसी हमारी जो है वो रुपी है। तो हम लोग क्या करेंगे कि डॉलर्स को एक्सचेंज रेट के साथ मल्टीप्लाई करके कन्वर्ट करेंगे रुपी में, और रुपी पे उसको अपनी बैलेंस शीट पे शो कर देंगे। ये तो हो गया केस नंबर 1, और ये सीधा सीधा केस है जिसमें जो बंदा है जिसने चीज परचेज की है, जो एसेट परचेज किया है, वो एसेट कैश पे परचेज किया है। सिचुएशन नंबर 2 कि आपने एसेट परचेज किया और आपने जिस वक्त एसेट परचेज किया उस वक्त सपोज डॉलर जो था वो 160 का था, और आपने एसेट परचेज किया क्रेडिट पे, और बात ये तय हुई कि 2 महीने के बाद फिर ये है कि हम आपको ये अमाउंट जो है वो पे कर देंगे, फिलहाल हम आपको ये अमाउंट पे नहीं कर सकते। ट्रांजैक्शन याद रहे कि क्रेडिट पे हुई है। अच्छा, एसेट जो ओके। होगा, एसेट जो होगा, एसेट अपनी 160 रुपए की वैल्यू पे ही शो होगा, जो जिस जिस वैल्यू पे हमने उसको परचेज किया था। ऐसे एसेट्स को, जैसे हमारे ये फिक्स एसेट्स हो गए, ये एसेट्स IS, ये इसके लिए पूरा एक अलहदा से स्टैंडर्ड है। तो बहरहाल ये जो एसेट होगा ये आपका रिकॉर्ड हुआ होगा अपनी कॉस्ट पे। इस ऐसे एसेट्स के लिए टेक्निकली नॉन मॉनेटरी एसेट्स की टर्मिनोलॉजी यूज की जाती है। तो और ऐसे नॉन मॉनेटरी एसेट्स कॉस्ट पे ही रिकॉर्ड किए जाते हैं। आसान अल्फाज में, आपको ज्यादा परेशान नहीं करता हूं, अगर आपने क्रेडिट पे भी एसेट लिया हुआ है, फिक्स एसेट, तो आप फिक्स, और ये मैं रूल जो बता रहा हूँ ये फिक्स एसेट्स के साथ वो है, स्पेसिफिक है। तो आप क्या करेंगे कि आपने जो फिक्स एसेट है उसको कॉस्ट पे ही रिकॉर्ड करना है, 160 रुपए के साथ मल्टीप्लाई करके रिकॉर्ड कर लेंगे। अब जो अकाउंट्स पेएबल हैं वो लायबिलिटी है। ये ओके। बैलेंस शीट में ये भी अपीयर हो रहा होगा। ये शुरू में जिस दिन आपने ये लायबिलिटी रिकॉर्ड की, उस दिन तो ये 160 रुपए थी, तो ये 160 रुपए पे ही रिकॉर्ड हो गई होगी। लेकिन जब पेमेंट करने की बारी आई और सपोज के उस वक्त डॉलर जो है वो 164 का हो चुका है, तो अब आप अपनी लायबिलिटी को 4 रुपए से मजीद बढ़ा देंगे, और 160 और 164 का जो डिफरेंस है वो लायबिलिटी के तौर पे, लॉस के तौर पे, सॉरी, लॉस के तौर पे आपकी बैलेंस शीट में शो हो जाएगा। ठीक है? तो अगर क्रेडिट पे ओके परचेज सर। करें, क्रेडिट पे परचेज कर लें फिक्स एसेट्स को, या कैश पे परचेज कर लें, दोनों सूरतों में उसमें रिकॉर्ड जो है वो अपनी कॉस्ट पे ही होना है। और बाद में अगर प्राइस फ्लक्चुएशंस हो भी नहीं है तो हम उन प्राइस फ्लक्चुएशंस को बिल्कुल वो नहीं करते हैं, रिकॉर्ड नहीं करते हैं। ठीक है? ओके सर। अच्छा सर क्विज आपने कैसा बनाया है? जी, क्विज कैसा बनाया है सर? क्विज आसान सा ही है, ज्यादा इतना मुश्किल नहीं है। क्विज आसान है। सही है सर।
अच्छा, अब ये भी देख लीजिएगा साथ साथ में कि अभी जैसे वो वर्दा का नाम यूज करके कोई और आई गेस के क्लास में घुसा हुआ था और उसने कोई वीडियो वगैरह भी ऑन करने की उसने कोशिश की थी, उसको मैंने रिमूव कर दिया है। तो आगे भी आप भी थोड़ा सा ख्याल रखा करें, कोई क्लास में अगर कुछ इस तरह की कोई वो हो रही हुआ करे, क्योंकि हर वक्त तो मैं ऑब्वियसली जो पार्टिसिपेंट्स की लिस्ट खोल के नहीं बैठा हुआ होता हूँ, तो क्योंकि अगर मैं ये देखूंगा तो फिर ज़रा पढ़ाना ऑब्वियसली उसको ज़रा थोड़ा सा वो मुश्किल हो जाता है। तो साथ साथ में आप भी नज़र रखा करें, कोई इस किस्म की कोई बात हो रही हुआ करे तो बता दिया करें, ठीक है? सर आवाज़ कट रही है, आवाज़ कट रही है। मैंने कहा ओके सर। अच्छा ठीक है। वैसे तो ये है कि काफ़ी दिन हो गए कि इस किस्म की कोई शरारत नहीं हुई, चीज़ें हमारी ठीक ही जा रही थी, लेकिन वो आज जो है वो फिर थोड़ा सा कुछ कोई ख़ास किस्म का वो कीड़ा होता है, वो लोगों को तंग करता है, तो वो फिर जी अब्दुल्ला, अब्दुल्ला कोई क्वेश्चन था? नहीं, क्वेश्चन नहीं था। किसी का क्वेश्चन था, किसी ने हैंड रेज किया था। अच्छा चले, अभी फिलहाल नहीं है, या वो पता नहीं कॉल ही उनकी ड्रॉप हो गई है शायद। अच्छा, आज जो हमने जो टॉपिक पढ़ना था वो टॉपिक था हमारे पास शहबाज, ये आपकी वीडियो ऑन हुई हुई है। ये शहबाज ही था। हाँ जी, शहबाज। जी सर, वो गलती से ऑन हो गई थी। जी, आज जो हमने टॉपिक पढ़ना है वो IS-37, IS-10 और IS-37 है। टाइम जो है वो हमारे पास ज़रा थोड़ा सा रह कम ही गया है। IS-10 हम पहले देख लेते हैं। IS-10 जो है वो इवेंट्स आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड है, जिससे ये चीज़ रिलेटेड है। जो तैयब भी है जी साथ हमारे, तैयब है, नज़र आ रहा है तैयब, या नहीं तैयब नज़र नहीं आ रहा। और मायदा है या मायदा भी नहीं है? सर है मायदा। मायदा है, बुरैर तो है, मोइन भी है, और वो किधर है अपना, हमजा किधर है? हमजा और नहीं नजर। हमजा नहीं है सर। चलें, हसन, हसन भी है, ठीक है। मिसकंसेप्शन जो हमारी पहली, पता नहीं आपकी इसके ऊपर बात हुई है कि आज तक के नहीं हुई है, कि बैलेंस शीट डेट के बाद जैसे ही 31 दिसंबर आती है तो 31 दिसंबर को मिसकंसेप्शन पहली वाली ये कि हमारी बैलेंस शीट जो है वो बन जाती है। तो ऐसा जो है वो बिल्कुल नहीं होता। 31 दिसंबर को फौरन ही जो है वो बैलेंस शीट जो है वो नहीं बना करती। इसको ज़रा थोड़ा सा बीच में टाइम फ्रेम होता है, जिसमें सबसे पहली चीज़ ये कि बैलेंस शीट डेट है, बैलेंस शीट डेट, बैलेंस शीट डेट के बाद
फिर एडजस्टमेंट्स क्लोजिंग वगैरह वो सारी होती है, साथ में ही ऑडिट जो है वो स्टार्ट हो जाता है। ऑडिट के बाद फिर इसमें जो भी मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशंस, जो बीच में मसले मसाइल निकलते हैं, वो आप मैनेजमेंट के साथ बैठ के और उसको डिसाइड करने की कोशिश करते हैं। चीज़ें फिर जो है अगर कोई एडजस्टमेंट्स की ज़रूरत हो तो एडजस्टमेंट्स दोबारा जो है वो की जाती हैं। फिर उसके बाद जो है वो एजीएम का नोटिस जो है वो निकाला जाता है एनुअल जनरल मीटिंग का। और एनुअल जनरल मीटिंग जिस दिन होती है, नोटिस फॉर एजीएम, होगा। और फिर जो एजीएम जिस दिन होगी उस दिन, एजीएम के दिन ही जो है वो डेट ऑफ ऑथराइजेशन इसको कहते हैं। होपफुली आपको इस बात का जो है वो अंदाज़ा या इस बात का आपको पता होगा कि जो जिस दिन एजीएम होगी उस दिन आपके अकाउंट्स जो हैं वो अप्रूव किए जाते हैं। ठीक है, तो बैलेंस शीट डेट को यानी 31 दिसंबर को ही बैलेंस शीट जो है वो बन नहीं जाती है, बल्कि बैलेंस शीट जो है वो 31 दिसंबर के बाद जो है वो मामलात स्टार्ट होते हैं। सबसे पहले तो एडजस्टमेंट्स की जाएंगी, अगर एडजस्टमेंट्स रिक्वायर्ड हैं, एडजस्टमेंट्स और क्लोजिंग वगैरह की तरफ आप जाएंगे। इन द मीन वाइल जो है वो ऑडिट आपका साथ साथ जो है वो चलना शुरू हो जाता है। और ऑडिट जो है वो उसमें भी डिपेंडिंग अपॉन दी ऑर्गेनाइजेशन 2 से 3 हफ्ते जो है वो आपके उसमें 3 हफ्ते 5 हफ्ते उसमें तकरीबन लग जाते होते हैं। जितनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होगी उतना ही टाइम जो है वो आपका ज़्यादा या कम उसके हिसाब से हो सकता है। बीच में बड़ी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि अगर आपने गलत की हुई हैं या कोई ऐसी चीज़ें हैं जिसको डिस्कस करना ज़रूरी है मैनेजमेंट के साथ कि आपने अगर ये अकाउंटिंग पॉलिसी अडॉप्ट की हुई है तो ये क्यों की हुई है। अगर आपने ये कोई एडजस्टमेंट इस किस्म की कोई भी जैसे इन्वेंट्री लोअर ऑफ कॉस्ट एनआरवी के ऊपर अभी तक आपने उसको एडजस्ट क्यों नहीं किया हुआ, एनआरवी कम है उसकी तो आपने एनआरवी के ऊपर उसको रिकॉर्ड क्यों नहीं किया हुआ, या कॉस्ट या एनआरवी में से एनआरवी आपकी लोअर अमाउंट है तो अभी तक इन्वेंट्री को सॉरी अगर आपने एनआरवी पे रिकॉर्ड कर लिया है तो एनआरवी पे रिकॉर्ड किस तरह किया आपने, क्यों किया, किन बेसिस पे किया, किसके कहने पे किया। मसलन फौजी फर्टिलाइजर कंपनी है और वो अगर अपनी इन्वेंट्री को राइट डाउन कर दे और उसको एनआरवी पे रिकॉर्ड कर ले तो उससे पूछा जा सकता है कि वो आखिर क्या वजूहात थी, टेक्निकल वजूहात जो कि हमें एक्सप्लेन की जाएं, जिसकी वजह से आप समझते हैं कि आपकी इन्वेंट्री कॉस्ट पे नहीं बिकेगी और उसको राइट डाउन करके इन्वेंट्री पे एनआरवी पे ले आना चाहिए हमें। तो ये सारी चीजें जो है वो एक्सप्लेन की जाती हैं। जो एतराज़ात होते हैं ऑडिटर एतराज़ात अपने उठाता है, उन एतराज़ात की एक्सप्लेनेशंस दी जाती हैं या फिर उनकी एडजस्टमेंट्स कर दी जाती हैं जैसे ऑडिटर कह रहा होता है। तो इस सारे टाइम पीरियड में यानी इन सारी चीज़ों में टाइम लगता है। अब सपोज के बैलेंस शीट जो है वो 2018 की, 2019 की कर लेते हैं, 2019 की है और 31 दिसंबर जो है वो हो चुका है और अभी तक जो है वो आपकी बैलेंस शीट फाइनलाइज नहीं हुई है। फाइनलाइज कब होगी? जब एडजस्टमेंट्स होंगी, ऑडिट कंप्लीट हो जाएगा, ऑडिट की कंप्लीशन के केस में जो क्वेश्चंस रेज होंगे उस पर डिस्कशन हो जाएगी। एजीएम जब एजीएम होगी, एनुअल जनरल मीटिंग, जिस डेट को सारे बोर्ड डायरेक्टर्स मिल बैठते हैं, इस डेट को जाके यानी वो बैलेंस शीट जो कि 31 दिसंबर की थी, वो बैलेंस शीट तकरीबन 1 से 1.5 महीने 2 महीने गुजरने के बाद एडजस्ट की यानी फाइनल होती है।
वो बैलेंस शीट जो कि दिसंबर 31 से रिलेटेड है 2019 को, एजीएम कहीं जाके होगी 2020 में और सपोज के मार्च में हो रही है, तो मार्च 2020 में कहीं जाके, मार्च 2020 में जाके आपकी वो बैलेंस शीट फाइनलाइज होगी और पब्लिश करवाई जाएगी जो कि पिछले साल से रिलेटेड है। प्रैक्टिकली ऐसे ही हुआ करता है कि ये सारा प्रोसेस पहले चलता है, सारा प्रोसेस जिस वक्त तक कंप्लीट ना हो जाए उस वक्त तक बैलेंस शीट पब्लिक नहीं की जाती है, पब्लिश नहीं की जाती। रिजल्ट्स के बारे में थोड़ा बहुत तो आप बता देंगे कि भाई हम इतना उम्मीद है कि हमें इतना जो है वो प्रॉफिट हुआ है, एक एस्टिमेट तो आप दे देंगे, लेकिन 100% आपको भी पता नहीं हुआ करता है। अब क्योंकि आपकी जो बैलेंस शीट है वो कुछ 2-2.5 महीने तकरीबन उसने लिए फाइनलाइज होने में। एनुअल जनरल मीटिंग में ऑडिटर, लॉ कहती है कि ऑडिटर आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पढ़ के सुनाता है और फिर उसके बाद ऑडिटर भी, अगर कोई एतराज उसके ऊपर ना हो तो फिर ऑडिटर भी उसको एनुअल जनरल मीटिंग में साइन कर देगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में से जो डायरेक्टर्स का हेड होगा वो भी उसको साइन कर देगा और चीजें बिल्कुल फाइनल हो जाएंगी। तो फाइनल होते होते दिसंबर की चीज जो कि पिछले साल की थी, मार्च में कहीं जाके वो चीज फाइनलाइज होगी और फिर पब्लिश की जाएगी। अब बीच में इन 2-2.5 महीनों में काफी कुछ हो चुका होगा जिसको एडजस्ट हमें इधर करना चाहिए या फिर एडजस्ट नहीं करना चाहिए। ऐसे इवेंट्स को एडजस्टिंग इवेंट्स या नॉन एडजस्टिंग इवेंट्स कहते हैं, जिसके बारे में 4:05 होने लगे हैं, आपका नेक्स्ट लेक्चर भी स्टार्ट होने वाला होगा, जिसको फिर हम चलें नेक्स्ट फिर क्लास में इस टॉपिक को फिर हम डिस्कस करेंगे। ठीक है जी? ओके सर। ओके सर। ओके जी। यस सर। ओके सर। ओके सर जी, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज जी, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। और सर्विश? अल्लाह हाफिज सर, थैंक यू। सर्विश का माइक नहीं काम कर रहा। जी सर, मुझे बता दें। यार ये वर्दा से पूछिएगा कि वर्दा का वो जो मोबाइल था वो उनके अपने पास ही था या कहीं घर में से कोई इस्तेमाल कर रहा था उनके? सर मुझे लग रहा है वो वर्दा ही थी, वो शायद उसका भाई बैकग्राउंड में बोल रहा था। आज सुबह भेज दे, शाम को भेज दे। नहीं, वो तो वीडियो ऑन हुई थी ना, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। चलिए उनसे पूछ लीजिएगा, ठीक है? ओके सर, ओके सर, शायद गलती से होगी। चलिए सर, मैं देख लेता हूँ। अच्छा यार, वो क्विज जो है ना रात 10 बजे ये लोग कह रहे हैं कि मैं वो कर दूं, आधा घंटा होगा, कोई ज्यादा जी सर, ठीक है सर। दरअसल कल मैंने आपको कॉल भी की थी, मैसेज भी किया था, आपने रिस्पांस नहीं किया। हाँ खैर है, कोई नहीं, आराम से ले लेंगे, कौन सी इतनी जल्दी, आज कर ले। यस सर। ठीक है सर क्विज कैसा आएगा सर? यार, आसान सा ही सवाल है, वो बस मिलता जुलता ही है जो आपने किया हुआ है, पढ़ा हुआ जो है। ठीक है ठीक है सर, ठीक है सर। ओके।